हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग जानते हैं अतिसार की स्थिति में आहार आयोजन। तो सबसे पहले अतिसार क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो शरीर पोषण व उत्तम पाचन क्रिया में बहुत गहरा संबंध है। भोजन चाहे कितना भी संतुलित क्यों न हो, पाचन संस्थान के विकारों में हमारा शरीर उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। अगर पाचन संस्थान में थोड़ी भी गड़बड़ी आ जाती है तो खाने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। साथ ही पाचन संस्थान के अच्छे से काम नहीं करने से व्यक्ति अच्छे से खा नहीं सकता है और आहार का पूरा लाभ भी नहीं उठा पाता है, क्योंकि भोजन का पूरी तरह से पाचन व शोषण नहीं हो पाता है। अतिसार एक पाचन संबंधी विकार ही है। अतिसार की अवस्था में मल पतला और पानीदार हो जाता है। मल पूरी तरह बन नहीं पाता। रोगी को दिन में कई बार शौच की आवश्यकता पड़ जाती है। कभी कभी तो 1 घंटे में कई बार जाना पड़ जाता है। जो भी अतिसार से ग्रसित रोगी हैं उन्हें कई बार टॉयलेट की आवश्यकता हो जाती है। अतिसार में पोषक तत्वों के पाचन व शोषण में काफ़ी असमर्थता आ जाती है। यह रोग छोटे बच्चों और वृद्धों में अधिक पाया जाता है। बहुत अधिक छोटा बच्चा है तो वैसे बच्चों में भी यह रोग आ जाता है, और वृद्ध व्यक्ति भी जो कि बहुत चबाकर खा नहीं सकते हैं तो उनके भी पाचन में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो अतिसार के कारण पहले हम लोग जानते हैं। अतिसार होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है कुपोषण। कुपोषित बच्चों के शरीर में कई प्रकार की न्यूनताएं पैदा हो जाती है। क्या है? किसी भी पोषक तत्वों की कमी से ही बच्चे या बड़े कुपोषित होते हैं। तो कई तरह के पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जैसे प्रोटीन, कैलोरी कुपोषण, विटामिन कुपोषण इत्यादि। इन अवस्थाओं में शरीर को रोग निरोधक क्षमता भी इस स्थिति में क्या है, शरीर में रोग निरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है और पाचन तंत्र कमज़ोर भी हो जाता है, जिससे शरीर बीमारियों को जल्दी पकड़ लेता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर शरीर कमज़ोर होता है किसी भी व्यक्ति का तो उनमें बीमारियां बहुत जल्द उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनमें अतिसार का रोग होना भी आम बात हो जाती है। उसके बाद है अस्वच्छ वातावरण। इस रोग के उत्पन्न होने और फैलने का प्रमुख कारण भोज्य पदार्थों एवं जल का दूषित होना भी माना जाता है। मक्खियाँ इस रोग को फैलाने में सर्वाधिक सक्रिय रूप से कार्य करती है। मक्खियाँ जो है रोगों के वाहक के रूप में काम करती है और ये बहुत जल्द रोगों को फैलाती है। ये अपने पंजों में जीवाणुओं को लेकर खाद्य पदार्थों पर बैठती है और उन्हें भोजन में छोड़ देती है। ऐसा भोजन खाने से क्या होता है कि अतिसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में ज़्यादा फैलता है। यह रोग तो क्या है, क्योंकि उस समय मौसम चेंज होता है और ऐसी स्थिति में रोग में वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है। फिर है खाद्य पदार्थों से एलर्जी। किसी विशेष खाद्य पदार्थ के प्रति संवेदनशीलता एलर्जी कहलाती है, जिसका लक्षण अतिसार भी हो सकता है, जैसे किसी को अंडे, पालक, बैंगन आदि की एलर्जी होना। ऐसे में अक्सर अतिसार की तीव्रता हो जाती है। फिर है दवाएं। कुछ लोग कुछ विशेष दवाई के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वो भी अतिसार से, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर दवा लेने के बाद क्या होता है, वो अतिसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दवा शरीर में सूट नहीं करने की वजह भी हो सकता है और जिसकी वजह से ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। फिर है जैसे एंटीबायोटिक, लौह तत्व, क्लोरोक्विन आदि की संवेदनशीलता। फिर है मनोवैज्ञानिक कारक। ये जो है मनोवैज्ञानिक कारक जो है ये भी अतिसार को बढ़ाने में इसकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में
मानसिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, तो ये भी अतिसार का कारण बन जाता है। जैसे परीक्षा के समय परीक्षा का तनाव, अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख में तनाव। कभी कभी होता है कि अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और अचानक से उसे किसी तरह की खबर सुना दी जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी स्थिति भी वही अतिसार से ग्रसित हो जाता है, बार बार फिर टॉयलेट जाने की स्थिति में आ जाते हैं। तो अतिसार के प्रकार हम लोग देखते हैं आगे। अतिसार कितने प्रकार का होता है? तो अतिसार जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक है तीक्ष्ण अतिसार और दूसरा है दीर्घकालिक अतिसार। तो आइए देखते हैं तीक्ष्ण अतिसार क्या है। तीक्ष्ण अतिसार प्रायः अस्वस्थ भोजन, खराब और बासी खाद्य पदार्थों के खाने से हो जाता है। यह साधारणतः 1 से 3 दिन तक रहता है। इसमें रोगी को पतले तथा पानी जैसे दस्त आने लगते हैं। इसके मुख्य कारण या इसके मुख्य लक्षण जो है वो पेट में दर्द, ज्वर, कमजोरी, वमन इत्यादि। कभी कभी क्या होता है कि अतिसार के साथ साथ वमन की भी स्थिति, उल्टी और टॉयलेट दोनों लैट्रिन एक साथ आरंभ हो जाता है, तो ये स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। इसके बाद क्या है, शरीर में अधिक पानी निकल जाने से जल विद्युत संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण निर्जलीकरण होने का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद है दीर्घ अतिसार। इस प्रकार का अतिसार बहुत दिनों तक चलता है। पेट में गड़बड़ करने वाली तथा बासी खाद्य सामग्री खाने से ऐसा होता है। पुराने अतिसार में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और क्या होता है, इसमें भी विद्युत संतुलन जो है, जल विद्युत संतुलन जो है ये अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है और बिगड़ जाता है। शरीर से जल का अधिक क्षय होने के कारण जल में घुलनशील विटामिन की भी कमी हो जाती है। बहुत अधिक शरीर से जल की मात्रा का निष्कासन होने के बाद स्वाभाविक है कि व्यक्ति में जल की कमी हो जाए और जल की कमी के साथ साथ कई पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। जैसे जल के माध्यम से सोडियम और पोटेशियम नामक खनिज लवण काफ़ी मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अतिसार से ग्रस्त रोगी की पौष्टिक आवश्यकताएं। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन कौन सी पौष्टिक चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। तो अतिसार में पोषण के स्तर को बनाए रखना एक कठिन समस्या बन जाती है। इसमें शक्ति द्रव्यों, खनिज लवणों, सीरम, प्रोटीन आदि की काफ़ी कमी हो जाती है। क्या है, कमजोरी भी हो जाती है व्यक्ति को। बहुत सारे तरल पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। अतः यह सभी तत्व इस रोग की आहार चिकित्सा में महत्व रखते हैं। जितने भी चीज़ों की कमी हो जाती है शरीर में, पुनः उसे आहार के माध्यम से देने से उसकी पूर्ति की जा सकती है, जिसे हम लोग आहार चिकित्सा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊर्जा। पौष्टिक आवश्यकता में एक रोगी के लिए सबसे पहले ऊर्जा की आवश्यकता है। शक्ति का ह्रास अधिक होता है, इसलिए कैलोरी की मांग की पूर्ति उचित मात्रा में होनी चाहिए। कैलोरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शीघ्र पचने वाले कार्बोज युक्त पदार्थ जैसे फलों का रस, सूजी की खीर, उबले चावल आदि देने चाहिए। ऐसी स्थिति में मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ को देना है और गीला होना चाहिए, वो अर्ध तरल या लिक्विड, ताकि व्यक्ति उसे आसानी से पचा सके। पचने में उसके शरीर के आंतरिक अंगों को ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े। दूसरा है प्रोटीन। अतिसार में प्रोटीन का भी काफ़ी मात्रा में ह्रास होता है, कमी आती है। प्रोटीन का भोजन द्वारा शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने पर पहले तंतुओं के प्रोटीन गलने लगते हैं तथा उसके बाद रक्त के प्रोटीन का उपयोग होने लगता है। क्या है, ये तंतु के जो शरीर में जो कोशिकाएं तंतु हैं उनके प्रोटीन पहले धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद रक्त के प्रोटीन का उपयोग होने लगता है, जिससे रोगी में तीव्र प्रोटीन की कमी हो जाती है।
एक प्रोटीन अपना काम छोड़ के तंतुओं को सुधारने में लग जाता है, जिससे कि प्रोटीन की कमी अधिक होने लगती है। अतः अतिसार से ग्रस्त व्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है। रोगी की स्थिति थोड़ी सुधरने के साथ ही रोगी को प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे उबला अंडा, क्रीम रहित दूध आदि देने चाहिए। जैसे जैसे रोगी ठीक होने लगता है उसके आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, ताकि प्रोटीन की जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई होती है वो कवर कर ले। फिर है वसा। रोगी को वसा तथा वसा युक्त पदार्थ नहीं देने चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में आते इनका शोषण करने में असमर्थ हो जाती है। स्थिति में सुधार आने के बाद मक्खन व क्रीम जैसी हल्की वसा कम मात्रा में दी जा सकती है। जैसे जैसे रोगी के स्थिति में सुधार होता है उसे नॉर्मल डाइट पर लाया जा सकता है। फिर है विटामिन। अतिसार में पानी की क्षति होने के कारण जल में घुलनशील विटामिन की भी शरीर में कमी आ जाती है। जैसे विटामिन बी समूह जो है, फिर विटामिन के और विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी, इनकी कमी हो जाती है। अतः भोजन में फलों का रस सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। फिर है खनिज लवण। मल द्वारा शरीर में सोडियम और पोटेशियम के निकल जाने के कारण इनकी कमी के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे भूख की कमी, भूख नहीं लगती है, उल्टी और बेचैनी, पाचन नली की पेशियों में लचीलेपन का अभाव आदि, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं जैसे ही शरीर में पोटेशियम सोडियम की कमी आने लगती है वैसे ही। तो इनकी भी कमी को फलों के रस में नमक मिलाकर देने से की जा सकती है। फिर है जल। अतिसार की अवस्था में जल का विसर्जन काफ़ी अधिक होता है, अतः उसकी पूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। तो शरीर से बहुत अधिक मात्रा में जल निकल जाने के बाद उसकी पूर्ति बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रोगी को शुद्ध पानी, फिर फलों का रस, सूप, नींबू पानी, जौ का पानी जो है वो पेट को ठंडा रखने का काम करता है। तो जौ का पानी इत्यादि पेय पदार्थ के रूप में दें, ताकि उसके निर्जलीकरण को रोका जा सके। निर्जलीकरण को रोकने के लिए हम लोग एक रेडीमेड व्यवस्था भी है, ORS का घोल, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ये सब हम लोग जल में घोल कर दे सकते हैं। ये क्या है, शरीर में तुरंत एनर्जी उत्पन्न करता है। फिर हम लोग देखते हैं आहार आयोजन। अतिसार से ग्रस्त रोगी के लिए आहार आयोजन। तो अतिसार की स्थिति में पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलना चाहिए। 12 से 36 घंटों तक रोगी का मुंह द्वारा कुछ भी ठोस पदार्थ नहीं दिया जाना चाहिए 12 से 36 घंटे तक। परंतु साथ ही निर्जलीकरण को रोकने के लिए रोगी को पूर्ण तरल आहार देना चाहिए, जैसे पानी में नमक मिलाकर, ग्लूकोज पानी, फलों का रस छना हुआ, नींबू पानी, फटे दूध का पानी, फिर है जौ का पानी इत्यादि, ये हम लोग तरल रूप में रोगी को दे सकते हैं। फिर 1-2 दिन के बाद रोगी की हालत में सुधार आने पर उसे अर्ध तरल आहार, जिसमें फोक बिल्कुल ना हो, फोक मतलब क्या हो गया, रेशेदार खाद्य पदार्थ, तो ये बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे चाय, कॉफ़ी, फलों का रस, दूध, जेली, कस्टर्ड, गुटिया, सब्जियों का छना सूप, दाल का पानी इत्यादि। फिर रोगी के हालत में जब काफ़ी सुधार आ जाए तो उसे नरम आहार देना चाहिए। जैसे इससे रोगी की स्थिति सुधरती जाती है तो उसके आहार में भी परिवर्तन करते जाना भी ज़रूरी है। तो इसमें अब हम लोग नरम आहार पे आ जाते हैं, और ऐसा आहार उस समय देना है रोगी को ताकि वो बहुत आसानी से ग्रहण कर सके और उसे अच्छे से पचा सके। जैसे नरम उबला हुआ चावल, अर्ध उबला अंडा, कस्टर्ड, उबली सब्जियां, रेशे रहित फल, रेशेदार नहीं, रेशे रहित फल, क्रीम रहित दूध से बने आहार, खिचड़ी, दलिया इत्यादि। जैसे जैसे रोगी की स्थिति में सुधार होता है वैसे वैसे हम उन्हें सामान्य आहार पर ला सकते हैं।
तो ये तो रोगी के लिए, अतिसार से ग्रस्त रोगियों के लिए आहार आयोजन था। और अंत में हम लोग देखते हैं कुछ रोगी के लिए ये ध्यान देने योग्य बातें। तो इसमें सबसे पहले रोगी को आहार कम परंतु कई बार दिए जाने चाहिए, है ना। रोगी को ऐसा नहीं है कि एक बार में भरपूर मात्रा में खिला दिया जाए, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में और कम अंतराल पर उन्हें कुछ न कुछ देना आवश्यक है। फिर है, शुरू में तो खाद्य पदार्थ 1.5 से 2 घंटे के अंतर पर दिए जाने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसका अंतराल बढ़ाना है। फिर है, अत्यंत गर्म या अत्यंत ठंडे खाद्य पदार्थ ऐसी अवस्था में नहीं देना है। फिर है, आहार सादा तथा बिना मिर्च मसाले का होना चाहिए। तले छने व्यंजन और अत्यधिक तीखे या मसालेदार खाद्य पदार्थ रोगी को बिल्कुल नहीं देना है। और रेशेदार खाद्य पदार्थ तो पूर्ण रूप से वर्जित है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज अतिसार से युक्त रोगी के लिए आहार आयोजन, इसके बारे में बहुत कुछ जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।